आज हम जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन देखेंगे गेट 2018 का केमिस्ट्री पेपर का। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन देखेंगे केमिस्ट्री पेपर का जो गेट 2018 में आया था। तो जो जनरल एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन था, द क्वेश्चन वाज व्हेन शी फेल डाउन डैश शी received many dash but little help। तो जो पहला क्वेश्चन आया था गेट 2018 में जनरल एप्टीट्यूड में, वो एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन था। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, व्हेन शी फेल डाउन द डैश कॉमा शी रिसीव्ड मैनी डैश बट लिटिल हेल्प। तो इसमें आपको ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था और आपको सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड को वहां पर पुट करना था। तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन में 2 टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं, जैसे स्टेयर्स है और स्टेयर्स है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है। तो मेनली स्टेयर्स होता है सीढ़ियां, या बोल सकते हैं लैडर, इसका सिनोनिम होता है लैडर या सीढ़ियां। और स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना। तो हमें ये पता करना है कि इस 2 फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सबसे अप्रोप्रिएट होगा। तो व्हेन शी फेल, जब वो गिरी, तो आदमी कहाँ से गिरता है? जब वो गिरी तो आदमी ऑब्वियस है घूरने से तो गिरता नहीं, तो ऑब्वियस दूसरा क्या होगा, सीढ़ी से गिरता है। तो पहला का ऑप्शन आपको मिल गया, व्हेन शी फेल डाउन द स्टेयर्स, जब वो सीढ़ी से गिरी। देन कोमा के बाद आता है शी रिसीव्ड मेनी डैश, मतलब ऑब्वियस है कोई जब गिरेगा तो सब अगल बगल का आदमी उसको देखने लगेगा, तो वहां पर देखने का सिनोनिम्स घूरना। तो शी रिसीव्ड मेनी स्टेयर्स बट लिटिल हेल्प। तो इसका जो ऑप्शन होगा, सबसे सटीक ऑप्शन जो इसमें सेट हो रहा है, पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें होगा स्टेयर्स, दैट इज सीढ़ियां। और दूसरा स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना। तो ऑब्वियस है गिरने के बाद सब उसको घूरने लगा, लेकिन बहुत कम ने उसको हेल्प किया, तो दूसरा ऑप्शन होगा स्टेयर्स। तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसका सबसे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। व्हेन शी फेल डाउन द, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका स्टेयर्स, सीढ़ी। शी रिसीव्ड मैनी स्टेयर्स। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, चलिए इसको सेंटेंस का मतलब समझते हैं। व्हेन शी फेल डाउन स्टेयर्स मतलब जब वो सीढ़ियों से गिरी, शी रिसीव्ड मेनी स्टेयर्स, तो उसको बहुतों ने घूरा, बट लिटिल हेल्प, लेकिन बहुत कम पीपल हेल्प के लिए आगे आए। तो इस सेंटेंस का मतलब यही होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नंबर 2 भी जो था वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वार्न्ड रिपीटेडली ही फेल्ड टू करेक्ट हिज ब्लैंक बिहेवियर। फिर से सुनेंगे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वार्न्ड रिपीटेडली ही फेल्ड टू करेक्ट हिज डैश बिहेवियर। तो यहाँ पर ऑब्वियस है, इस क्वेश्चन में कोई आदमी बता रहा है कि उस बंदे को मैंने बहुत बार मतलब वार्न किया, लेकिन वो अपनी गलतियों को या वो अपने बिहेवियर को करेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बिहेवियर के बारे में बात हो रहा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया था। पहला था रेशनल, दूसरा था रीजनेबल, तीसरा था इरेंट और चौथा था गुड। तो ऑब्वियस है मेरे और हमें इसमें से जो सबसे सटीक वर्ड था वहां पर फिल करना था। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। 4 ऑप्शनों का मतलब सीखते हैं या समझते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसमें इस फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे परफेक्टली क्या सेट होगा। तो पहला था रेशनल। रेशनल बिहेवियर मतलब कैसा बिहेवियर, जो विवेकशील, मतलब कि जो सोच समझ के बिहेव करता है, या जो बोल सकते हैं विवेकशीलता से, मतलब कि बिहेवियर जो ऐसा बिहेवियर जो सोच समझ के किया जाए। तो ऑब्वियस है इस बिहेवियर के लिए तो आप किसी को डांटेंगे नहीं जो पूरा सोच समझ के
आपके साथ बिहेव करता हो या बिहेवियर दिखाता हो, उस बंदे को तो आप डांट नहीं सकते हैं या उसको तो आप वॉर नहीं कर सकते हैं, तो ये रेशनल बिहेवियर तो नहीं होगा। दूसरा है रीजनेबल। रीजनेबल होता है जो जिसका मतलब कि उचित बिहेवियर, या बोल सकते हैं ये दोनों सिनोनेम्स है एक दूसरे का। ये जो रेशनल और रीजनेबल जो है दोनों सिनोनेम्स। तो ऑब्वियस है कोई अगर आपसे उचित बिहेवियर कर रहा है तो आप उसको तो कभी वार्न कर नहीं सकते हैं, तो ये अभी ऑप्शन गलत होगा। गुड, अच्छा बिहेवियर के लिए कोई डांट नहीं सुनेगा। तो सी ऑप्शन जो इरेंट है, इरेंट बिहेवियर मतलब जो होता है अनियमित बिहेवियर या अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। तो ऑब्वियस है इस बिहेवियर के लिए आपको कोई वार्न कर सकता है, तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इरेंट। इरेंट मतलब होता है अनियमित, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। तो इसका आंसर क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वार्न्ड रिपीटेडली ही फेल्ड टू करेक्ट हिज इरेंट बिहेवियर। क्या बोलता है, फॉर अ इंटरवल 0 to 2 पाई, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में। द साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर बोथ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पूछ रहा है कि इस दिए हुए इंटरवल में एक ऐसा इंटरवल बताइए जहां पर साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का वैल्यू डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो। उस इंटरवल को हमको पता करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं। तो मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया है इन इंटरवल 0 से 2 पाई। तो जो रेड लाइन है ये साइन एक्स का ग्राफ है और ये जो ब्लू लाइन है ये कॉस एक्स का ग्राफ है। तो चलिए हम लोग एक एक कर इंटरवल देखते हैं। तो देखिए पूछा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए दोनों फंक्शन का ग्राफ। तो अगर हम जब 0 से π/2 देखते हैं, साइन एक्स का ग्राफ आपका बढ़ रहा है और कॉस एक्स का घट रहा है। तो 0 और π/2 जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, रॉन्ग। फिर आइए रीजन π/2 से π, इस रीजन में देखते हैं। तो देखिए π/2 से π के रीजन में साइन एक्स का भी ग्राफ घट रहा है और कॉस एक्स का भी ग्राफ घट रहा है। तो ऑब्वियस है कौन सा रीजन आपका सही होगा, कौन सा ऑप्शन सबसे सही होगा, ऑब्वियस है ऑप्शन बी। सिमिलरली सी देखते हैं, बाकी का भी आप देख ही लेते हैं। पाई से π/2, 3π/2, पाई से 3π/2, कॉस का ग्राफ बढ़ रहा है, साइन का घट रहा है, ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर आप 3π/2 मतलब यहाँ से 3π/2 से 2/π। चलिए देखते हैं, ये बढ़ रहा है, ठीक है, और ये भी बढ़ रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपका सबसे सही आंसर कौन सा था, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस इंटरवल में π/2 90 से 180 के बीच में देखिए आपका साइन फंक्शन भी गिर रहा है और कॉस फंक्शन का भी ट्रेंड घटता हुआ नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो पूछ रहे हैं कि आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, आपको उसका पेरीमीटर का वैल्यू बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन जानते हैं। आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल पता ही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका तीनों साइड बराबर होता है। तो अब हम जानते हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपको पता ही है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो होता है √3/4 a², या बोल सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3 a²/4। तो आपको ऑलरेडी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो दिया हुआ है, दैट इज √3। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो √3 कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिला, 1 = a² 4, दैट इज a² = 4। तो a कितना आया, 2। तो आपको हर साइड का जो लेंथ है वो पता चल गया, दैट इज a का वैल्यू आपको पता चल गया 2, दैट इज इसका भी वैल्यू 2, इसका भी वैल्यू 2 और इसका भी वैल्यू 2। तो ऑब्वियस है पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इस सब साइड को ऐड कर देना है, दैट इज एक साइड का लेंथ a है और सब साइड बराबर है, दैट इज पेरीमीटर क्या हुआ 3a, दैट इज 3 × 6। तो आंसर क्या हुआ 6। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6।
अरेंज द फॉलोइंग 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको डिफरेंट 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और दिए हुए 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में सजाइए। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा क्रम में, मतलब जो सबसे बड़ा वॉल्यूम है वो पहले आएगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो आपका 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट क्या क्या है? पहले क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन दिया है, दूसरा क्यूब है, तीसरा सिलेंडर है और चौथा स्फीयर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन जानते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है। आपको सबका वॉल्यूम एक्चुअली बेसिकली ये सबका वॉल्यूम कैलकुलेट करने सबका बेसिकली यहाँ पर आपको सबका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और उसको फिर अरेंज कर लेना है। तो आपको पता ही है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने इस सब का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आएगा 480 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब आएगा 512, सिलेंडर आएगा 1077.57 और स्फीयर का आएगा 136.76 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्वियस है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि स्फीयर का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है और क्यूबॉइड का सबसे कम। तो अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है तो आपको क्या मिलेगा? सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है? तो ऑब्वियस है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम स्फीयर का है, उसके बाद सिलेंडर का है, उसके बाद क्यूब का है, इसका क्यूबॉइड का है। तो ऑब्वियस है इसमें इस सब में हमारा राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हुआ? दैट इज वो ऑप्शन जिसमें ये ऑर्डर पाया जा रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑटोमोबाइल ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एंड रिटर्न टू सिटी ए बाय सेम रूट। The speed of the vehicle during the onward and return journey were constant, around 60 km per hour and 90 km hour respectively. What is the average speed in kilometer in the entire journey? तो क्वेश्चन इस तरह से है कि एक कार जो है वो सिटी ए से सिटी बी जाती है और फिर सिटी ए वापस रिटर्न कर जाती है सेम रूट से। तो जाने के क्रम में द कार का स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार था और आने के क्रम में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार था। तो पूछता है कि ये जो पूरा जर्नी हुआ इसमें कार का एवरेज स्पीड क्या होगा। तो ये हम लोग को निकालना है। तो चलिए सीखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए या इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि एक कार शहर ए से शहर बी जाती है और फिर वापस आ जाती है। जाने के क्रम में उसका स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, आने के क्रम में 90 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर हम इसका डिस्टेंस x मान लें, या x क्यों, अगर आपका जाने और आने का क्रम दिया हुआ है तो हम एक ऐसा x लें जो दोनों के स्पीड से डिवाइड हो। मतलब कि अगर हम इसका पूरा डिस्टेंस 180x मान लें, a टू b का डिस्टेंस या b टू a का डिस्टेंस 180x मान लें, तो ये क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ऑब्वियस है टोटल डिस्टेंस क्या होगा, a से b गया मतलब 180x, फिर b टू a आया, ये इसका टोटल डिस्टेंस हुआ। अब टोटल टाइम, तो आपको टाइम का फॉर्मूला मैं यहाँ पर ये वाला पुट करूँगा। टाइम का फॉर्मूला ये भी होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ए टू बी जाने में डिस्टेंस क्या था 180x बाय उस क्रम में स्पीड क्या था दैट इज 60। सिमिलरली बी टू ए 90, तो क्या हो गया 360x, ये कट गया 3, ये कट गया 2, दैट इज 5x। हाँ कि ना, दैट इज x कैंसिल, तो 360 बाय 5। हाँ कि ना, 5 7 जा 35। तो क्या स्पीड हुआ एवरेज स्पीड। तो इस क्वेश्चन का एवरेज स्पीड क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, या राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन
A that is 72 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 पैरेलल लाइन है, ठीक है, और उसको या उससे 5 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो इस क्रम में कितना पैरेललोग्राम बनेगा उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं बता दूं, पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का दिखता है। बेसिकली पैरेललोग्राम इस तरह का कुछ दिखता है। बेसिकली पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का दिखता है। दो लेंथ होता है, दो ब्रेथ होता है। तो ऑब्वियस है एक पैरेललोग्राम को मिनिमम कितना लेंथ का साइड और कितना ब्रेथ का साइड होना चाहिए, मतलब दो। तो इसका जनरल फार्मूला हम लोग बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जनरल फार्मूला याद रखिए, इसका होता है NC2 इंटू NC2, और N क्या है? टोटल पैरेलल लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पहले केस में कितना कर रहा है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे केस में पहले में 4 कर रहा है, तो 4C2 इंटू दूसरे में 5C2, जो सॉल्व करेंगे दैट इज कुछ इस तरह का फॉर्मूला बनेगा। सिमिलरली यहाँ क्या बनेगा, ऐसा कुछ। तो इसको सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 बाय 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 4 3 2, और यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 2। तो देखिए यहाँ क्या मिला, 6 इंटू 10 60। तो इसका कौन सा सॉल्यूशन, तो इस दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन से हमको टोटल कितना पैरेललोग्राम मिल सकता है, 60। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो हर समय याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को याद करने के लिए जो आप जनरल फॉर्मूला यूज कीजिएगा वो ये है, NC2 इंटू NC2। आपको पता है एक पैरेललोग्राम को बनाने को मिनिमम 2 ब्रेथ चाहिए, पैरेलल ब्रेथ, और 2 पैरेलल लेंथ साइड चाहिए। तो इसी से मैंने एक फॉर्मूला डिफाइन किया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में आया था गेट 2018 केमिस्ट्री पेपर में। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि कितने बच्चे या कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम को टेस्ट को क्लियर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कुछ आपको डाटास दिया हुआ था। उस बेसिस पे आपको पता लगाना था कि कितने बच्चे इस टेस्ट को पास करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूजुअली वेन डायग्राम का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, और यूजिंग वेन डायग्राम इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन को, लेंथी क्वेश्चन को आसानी से विद इन सेकेंड और मिनट सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल एप्लीकेंट 630 के, मतलब कि 6,30,000 बच्चे मतलब कि बैठे हैं इस एग्ज़ाम में, अपीयर हुए हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, N A यूनियन B यूनियन दैट इज 630 के मतलब K को मैं 3 शून्य मान रहा हूँ। फिर बोला कि क्वेश्चन A को अटेम्प्ट करने वाले बच्चे 3,30,000 थे, क्वेश्चन नंबर B को अटेम्प्ट करने वाले 2.5 लाख बच्चे थे, और क्वेश्चन नंबर C को अटेम्प्ट करने वाले 2,60,000 बच्चे थे। फिर उन्होंने बोला कि A और B दोनों को करेक्ट आंसर देने वाले
बच्चे हैं आपके 1 लाख। क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी को अटेम्प्ट करने वाले 90,000 और ये दोनों को अटेम्प्ट करने वाले 80,000। तो मैं इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्वेश्चन ए के लिए आपको पता है 6,30,000, बी के लिए 3,30,000 और सी के लिए आपका हो गया 2,60,000। और ये जो जोन है, ये जोन आपको क्या दर्शाता है? ये जोन ए इंटरसेक्शन मतलब दोनों को जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसका भी वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो मेनली हम लोग को इस क्वेश्चन में जो कॉमन एरिया है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये देख रहे हैं कि ये जो एरिया है ये तीनों में ए बी सी, मतलब कि ये बच्चे जो हैं ये तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसके बारे में इस क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको निकालने का एक बहुत सिंपल फार्मूला है, आपको पता ही है। मैं उस फार्मूले को यहाँ पर पहले ही लिख चुका हूँ, दैट इज n a union b union c is equals to na plus nb plus nc minus n intersection ab, n intersection bc, n intersection ca plus n a intersection b intersection c। तो मेरे को ये वैल्यू फाइंड करना है कि कितने बच्चे तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, सही अटेम्प्ट किए। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा यानी तो आपको वैल्यू आएगा 630k माइनस 570k, आपका इस तरह का कुछ वैल्यू आएगा। तो जब आप इसको निकालिएगा तो आपका जब वैल्यू आता है वो 60,000 बच्चे होते हैं। तो देखा गया 60,000 बच्चों ने तीनों क्वेश्चन करेक्टली आंसर किया है। तो चूंकि ये जोन सब में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन कॉमन था, इसको मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए से माइनस कर लूँगा। तो जब मैंने 1 लाख से 60,000 माइनस किया 40,000, बी और इंटरसेक्शन सी से 30,000 और सी इंटरसेक्शन सी से 20,000 के। तो अगर बोला जाए कि अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि कितने बच्चों ने क्लियर किया, तो सबको जोड़ दीजिए ए इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक क्लॉज था, जो बच्चा 2 क्वेश्चन सही दे दे एटलीस्ट बोला था कि इस एग्जाम में पास होने का क्राइटेरिया क्या, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन का आंसर तो सही होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 2 वाला तो पास होगा ही, साथ साथ जैसे 3 किया वो भी पास होगा, हाँ कि ना। तो मेरे को टोटल स्टूडेंट कितने क्लियर करेंगे वो क्या होगा, या तो 2 क्वेश्चन सॉल्व किया या तो 3, तो एडअप कर देंगे 40 + 30, 2 क्वेश्चन है जो 2 क्वेश्चन को सही किए हैं उसका आंसर उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ से आया 40 + 30 + 20, फिर जिन्होंने तीनों सही किया उसको भी जोड़ेंगे, दैट इज 150 के। हाँ कि इतने बच्चे ने एग्जाम क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर जो गेट में आया था वो आया था कि कितनों बच्चों ने इस एग्जाम को फेल किया, मतलब पास नहीं हुए या फेल टू क्लियर। तो देखिए इस लाइन में आप जब देखिएगा, लाइन इस क्वेश्चन से पहले एक सेंटेंस बहुत अच्छा दिया है कि if the number of student answering all question is correctly is the same as the number of answering none। मतलब इसने यहाँ पर एक घुमा दिया है, बोला कि यहाँ पर एक बाबू ट्रिक है। वो क्या कि जितने बच्चों ने 3 क्वेश्चन को सही आंसर दिया है, उतने ही बच्चे एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, हाँ कि ना। मतलब बोला कि the number of students who attempted all the 3 questions are same to the number of remain unattempted। मतलब कि इतना जो स्टूडेंट है उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं छुआ, जिसका मतलब वो भी तो फेल होंगे, हाँ कि ना, वो भी तो उस फेल जोन में क्राइटेरिया में आएंगे, अंदर आएंगे। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का, ये गेट का क्वेश्चन को सही आंसर देना था तो आपको क्या करना था, आइए जानते हैं। तो सिंपली आपको क्या कर देना था, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हो गया, सब बच्चा क्या करता कि कितना फेल किए हैं वो क्या करते, गलत हो जाता। फेल क्या करते, वो 630 माइनस 1.5 लाख के माइनस करते, हाँ कि ना। लेकिन नहीं, लाइन में एक ट्रिक है, वो है कि जितने बच्चों ने ऑल अटेम्प्ट किया उतना ही नहीं अटेम्प्ट किया, तो उतना उसको भी माइनस करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करके आ जाते तो आपको आंसर कुछ इस तरह से मिलता 480 के, वो इस ऑप्शन में नहीं है। लेकिन ये गलत है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है फेल्ड को निकालने के लिए 630 के माइनस 150 के माइनस 60 के, क्योंकि इतने बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं किया एक भी क्वेश्चन, तो ये भी तो फेल में कहलाएंगे, हाँ कि ना। ये भी तो फेल में ही आएंगे, ये पास में नहीं आएंगे, ये फेल में आएंगे। ये पास, इतने बच्चे तो पास कर गए, तो आप
आपको इतना भी माइनस करना पड़ेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज 420 के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। Question number 9. If x square plus x minus 1 is equals to 0, what is the value of x4 plus 1 by x? Question number 9. If x square plus x minus 1 is equals to 0, what is the value of x to the power 4 plus 1 by x4? तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमको ये दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, पहले x को कॉमन ले लिया। तो हमको क्या मिला, x प्लस एक्स कॉमन ले लिया तो बचा x, यहाँ से x तो +1 और 1 बाय x, तो x इधर गया तो वो भी 0 हो गया। अब मैं x के टर्म को एक तरफ रखूँगा और नंबर को दूसरी तरफ ले जाऊँगा, तो x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू -1। अब मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर दूंगा, तो क्या हुआ, इस साइड का स्क्वायर 1 का -1 का स्क्वायर 1। अब मैं इसको इस x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर को इस फॉर्मूला के टर्म पे तोड़ूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2ab दैट इज 2, और x 1 बाई एक्स कैंसिल हो गया दैट इज -2 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। अगेन मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9। फिर मैं इसको इस फॉर्मूला पे तोड़ूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज हमको क्या मिलेगा, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल दैट इज +2 इज इक्वल टू 9। तो 2 को जब उधर ले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर इस तरह का कुछ मिलेगा, x4 प्लस 1 बाई x4 इज इक्वल टू 7। तो इसमें सबसे राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अब रुक करते हैं, जो जनरल एप्टीट्यूड का लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री पेपर का, जो गेट एग्ज़ाम 2018 में आया था। तो क्वेश्चन आपको, तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, जो क्या बता रहा है, जो आपका क्रो का बर्थ रेट के बारे में और पटाखों का सेल के ऊपर जो रिलेशन है उसके बारे में बता रहा है, किस कंट्री में, इंडिया में, ठीक है। और आपको ड्यूरेशन भी बता दिया है, 2001 से 2007 के बीच में इस ट्रेंड के बारे में बहस हुई है। तो जो डैश लाइन है वो ये बोल रहा है कि जो क्रो का बर्थ रेट था 2002 से 2004 तक तो रिलेटिवली नहीं के बराबर था, और 2004 से 2000 के बारे में मतलब स्पाइक आया था। वहीं पटाखों के सेल के बारे में उसने क्या बहस की है, उसने बताया कि 2004 से 2002 से 2004 में सेल कांस्टेंट था, और 2005 के बाद पटाखों के सेल में जो रिवेन्यू आ रहा था उसमें डिक्लाइन आया। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है जो दिया हुआ है, इसमें से कौन सा एप्रोप्रिएटली इस ग्राफ के लिए सेट हो रहा है। तो हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इस ग्राफ से आप देख ही सकते हैं कि जो पटाखों का सेल का ट्रेंड है, ठीक है, और जो क्रो के बर्थ का ट्रेंड है वो लगभग सेम है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्रैकर रिवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम क्रैकर सेल एंड द बर्थ ऑफ क्रो। तो आप उस ऑप्शन को खोज लीजिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ट्रेंड बताता है। तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं कि ऑप्शन ए एकदम कह दिया है कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन क्रो बर्थ एंड क्रैकर सेल। तो इस हिसाब से हमको आगे कोई ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, और हम मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इज द करेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द 2 टर्म्स या 2 एक्सिस बता रहा है। देन द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।